स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ठीक है, कि किस तरीके से हमने आरडीटी मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इंसुलिन की फॉर्मेशन करी है, जिसको हम ह्यूमुलिन भी कहते हैं। अब हमें इंसुलिन या ह्यूमुलिन की बनाने की क्या जरूरत पड़ेगी? ठीक है, तो अर्लियर टाइम पे अगर मैं बात करूं कि जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती थी तो एक डिजीज होता था, जिस डिजीज का नाम है हमारे पास डायबिटीज। ये डेफिशिएंसी होती है हार्मोन की जिसका नाम इंसुलिन है, इसकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है। तो अर्लियर टाइम में क्या होता था कि जब आरडीटी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी तो हम जो इंसुलिन है उसको लेते थे स्लॉथर्ड एनिमल्स से। स्लॉथर्ड एनिमल्स का मतलब होता है डेड एनिमल, मरे हुए डेड एनिमल की जो पैनक्रियाटिक ग्लैंड है उससे एक्सट्रैक्ट करते थे, जैसे पिग है, और फिर उसका यूज करते थे। पर इसके ड्रॉबैक ये हैं कि हमारे अंदर क्या कॉज करने लगा, एलर्जिक जो है वो कॉज करने लगा। अब इसे ओवरकम आने के लिए हमने क्या किया कि हम ऐसे जो है वो ह्यूमन के जीन्स का यूज करके हम इंसुलिन खुद ही जो प्रोड्यूस करवा लें विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। लेकिन इससे पहले आपको इंसुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इंसुलिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन बनते हैं ट्रांसलेशन के बाद। अब ट्रांसलेशन के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं जिसमें जो हमारा बना हुआ प्रोटीन है पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन इवेंट के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंसुलिन का अगर स्ट्रक्चर में हम बताऊं तो जो इंसुलिन इमेच्योर होता है उसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। अब जो इंसुलिन है इसकी 3 चेन होती हैं, ए चेन, सी चेन और बी चेन। इसको ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारे पास प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड का बना होता है और ये अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो ये इनएक्टिव या प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। अगर हमें इसको मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, ये जो सी चेन है इसको रिमूव करवा देते हैं और ए और बी चेन को हम डाइसल्फाइड बॉन्ड से बाइंड करवा देते हैं। अब ये हमारे पास जो बना है ये इंसुलिन बना है। इसमें ए चेन 21 अमीनो एसिड की बनी होती है और बी चेन 30 अमीनो एसिड की बनी होती है। लर्न करना है कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा सच कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे इस इंसुलिन को, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। अब ये तो इवेंट चलते हैं हमारे अंदर ट्रांसलेशन के बाद, जिनको हम पोस्ट ट्रांसलेशन इवेंट्स कहते हैं। लेकिन माइक्रोब्स के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर ये इवेंट्स नहीं चलते हैं। तो फिर हम किस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की फॉर्मेशन कर पाएंगे? तो ये पॉसिबल किया अमेरिका की एक कंपनी है इन 1983, जिसका नाम है एले लिली। ये याद है, रखना है नाम, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी कंपनी है जिसने फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की फॉर्मेशन करी है। एले लिली कब करी है? 1983 में। अमेरिका की कंपनी थी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि ए और बी चेन को अलग अलग फॉर्मेशन करी जाए अलग अलग बैक्टीरिया में। और जो बैक्टीरिया यूज किया बच्चे वो किया इन्होंने ई कोलाई। ठीक है, और ई कोलाई में जो हमारे पास डिजायर जीन जो इन्होंने यूज करे वो ऐसे जीन यूज करे जो ए और बी चेन अलग अलग बनाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, 2 बैक्टीरिया लिए ई कोलाई के, 2 बैक्टीरिया लिए ई कोलाई के। ये ई कोलाई है और इसमें जीन ए डाला जो ए चेन बनाएगा, इसमें जीन बी डाला जो बी चेन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, जिस वेक्टर का नाम है हमारे पास PBR322। ये ई कोलाई के लिए वेक्टर का काम करता है PBR322। अब क्या हुआ कि ए और बी चेन्स को जो है सेपरेटली जो है वो बनाया गया, फॉर्मेशन इसकी की गई। और जब ये ए और बी चेन बन गई तो इनको आइसोलेट करा गया और डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से इनसे क्या बनाया गया, इंसुलिन बनाया गया बच्चे। तो इस तरीके से इली लिली कंपनी ने जेनेटिकली इंजीनियरिंग से इंसुलिन की फॉर्मेशन करी है, जिसके बारे में ब्रीफली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन 1983 अमेरिकन कंपनी एले लिली
प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंसेस, 2 डीएनए के ऐसे सीक्वेंस बनाए जो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी, जो क्या बनाएंगे, ए और बी चेन बनाएंगे ह्यूमन इंसुलिन की। और इनको इंट्रोड्यूस कर दिया प्लाज्मिड की हेल्प से। ई कोलाई के अंदर कौन सा प्लाज्मिड यूज किया, पीवीआर 322 टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन, ये ए और बी चेन को प्रोड्यूस करने के लिए। जब ए और बी चेन उनमें बन गई तो इनको जो है वो सेपरेट कर लिया गया और उनको एक्सट्रैक्ट करके कंबाइन कर दिया गया बाय विद डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किस बॉन्ड की हेल्प से, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से, और उससे क्या बनाया गया, ह्यूमन इंसुलिन बनाया गया। तो ये था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का। ये फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन है जिसको जेनेटिकली जो है वो प्रोड्यूस करवाया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है, नाम होगा इंसुलिन या ह्यूमुलिन भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को जो है वो फॉर्मेशन की गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन थेरेपी। जीन थेरेपी नाम में ही इसका जो है आंसर छिपा हुआ है कि थेरेपी देनी है, और थेरेपी हम किसको देते हैं, जो कुछ बीमार हो। अब यहाँ पे बीमार कौन है, तो यहाँ पे बीमार है हमारे जीन्स। तो जीन को थेरेपी देनी है, तो अब नॉर्मल कोई जीन होगा जो अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसको फिर हम थेरेपी क्यों देंगे। इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर कोई ऐसा जीन है जो डिफेक्टिव हो गया है, जो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, उसको थेरेपी देनी है। तो थेरेपी देने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस कर देते हैं डिफेक्टिव जीन को किसके साथ, नॉर्मल जीन के साथ, ताकि वो फंक्शन नॉर्मल परफॉर्म करे और जो प्रोटीन हमें चाहिए वो बना के दे, जिससे हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शनिंग चलती रहे। अब ये जो जीन थेरेपी है ये सबसे पहले जो है वो यूज्ड हुई इन 1990 एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर। 4 साल की एक लड़की थी, उसके अंदर एक डिजीज हुआ। उस डिजीज का नाम है SCID। SCID की फुल फॉर्म आती है बच्चे एग्जाम में, सेवर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो किसकी वजह से होता है, एक जीन की कमी की वजह से होता है। अब वो जीन जब हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता है तो वो क्या करता है, एक जीन की, एक हार्मोन की जो वो डेफिशिएंसी कर देता है, जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। एडिनोसिन डीएमिनेज कब नहीं बनता है, जब इसको बनाने वाला जीन जो है वो डिफेक्टिव हो जाता है। तो एक बीमारी होती है जिसका नाम है SCID, और इसकी फुल फॉर्म भी आपने याद रखनी है। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछी जाती है, नीट में भी और बोर्ड के एग्जाम में भी ये डायरेक्ट पूछी जाती है। अब एडिनोसिन डीएमिनेज ऐसा क्या करता था बॉडी में बनने के बाद, तो डीएमिनेज जो है हमारे पास वो क्या करता था, मल्टीप्लिकेशन करता था और फॉर्मेशन किसकी, बी और टी सेल की। बी और टी सेल को हम लिम्फोसाइट भी हम कहते हैं, लिम्फोसाइट्स। ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं, इम्यून सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं बॉडी के अंदर। इसका मतलब है कि जब ये डिजीज होता है तो इम्यूनिटी जो है वो सफर करती है, उसके अंदर इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है और उसको ये खतरनाक बीमारी जो है वो हो जाती है। ये एक रेयर जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी आपने याद रखना है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हमने जो है वो क्या किया है, जीन थेरेपी का यूज करा है, क्योंकि जीन डिफेक्टिव है उसको रिप्लेस कर देंगे अगर हम अपने नॉर्मल जीन के साथ जो एडीए बनाता होगा, तो इस जो है वो ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं जीन थेरेपी की कि किस तरीके से जीन थेरेपी का यूज करके हमने इस डिजीज को क्योर किया, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं लिम्फोसाइट की, तो जो लिम्फोसाइट बनते हैं हमारे बोन मैरो में। लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं। और कौन सी बोन मैरो, जो हमारे रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर, ठीक है। और ये बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, ये बोन मैरो वहां प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं इसमें, इन लिम्फोसाइट को
इस बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वी टेकन आउट लिम्फोसाइट फ्रॉम, ब्लड से भी इसको बच्चे हम आइसोलेट कर सकते हैं, तो और बोन मैरो से भी इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो अब हम इसकी थेरेपी को स्टेप वाइज पढ़ेंगे ताकि कोई जो है वो इसमें आपको क्वेश्चनिंग ना रहे और बोर्ड में आप आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि ये हर बार आने वाला क्वेश्चन। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जीन थेरेपी का यूज करके किस तरीके से हमने एडीए डेफिशिएंसी को दूर किया, जिसकी वजह से एक डिजीज हो रहा था जिसका नाम है SCID। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वी टेकन आउट लिम्फोसाइट। कहां से टेकन आउट करेंगे, कहां से लेंगे? लिम्फोसाइट ब्लड से या तो हमारे बोन मैरो से। ठीक है, ये लेने के बाद हम क्या करेंगे, इनको ग्रो करवाएंगे। ग्रोन इन कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया में इन लिम्फोसाइट को ग्रो करवाएंगे ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके। अब जब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाती है तो तीसरा स्टेप हमारा क्या रहता है, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। कौन सा वेक्टर यहां पे यूज किया जाता है? रेट्रो वायरस जो है यहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, रेट्रो वायरस के साथ हम क्या, कौन सा जीन लगा देते हैं जो एडीए की फॉर्मेशन जो है वो करता है। तो रेट्रो वायरस जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर इंसर्ट होता है तो ये बनाता है RNA। इसका जेनेटिक मटेरियल आता है और RNA अपने आप को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कन्वर्ट कर लेता है DNA के अंदर, और इस DNA को cDNA कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री DNA कहते हैं। अब इस कॉम्प्लीमेंट्री DNA के साथ हम क्या लगा देंगे, अपना ADAG। ठीक है, फंक्शनल ADAG, और जिस DNA के साथ लगाएंगे वो है cDNA, तो इसको कहेंगे ADA-cDNA। और वेक्टर रेट्रोवायरस की हेल्प से अब हम इस फंक्शनल ADA-cDNA को इंट्रोड्यूस इनटू द पेशेंट, जिसकी वजह से अब उस पेशेंट में लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी, और ये जो एडीए जीन की डेफिशिएंसी पहले हो गई थी इसकी फॉर्मेशन भी बनना शुरू हो जाएगी। और जब ये इसकी फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाएगी तो ये बी सेल और टी सेल की फॉर्मेशन और जो है वो मल्टीप्लिकेशन में जो है वो हेल्प करेगी, जिससे इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप कर जाएगा। लेकिन ये जो जीन थेरेपी है ये परमानेंट क्योर नहीं है। इट डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट क्योर इन एडल्ट्स। एडल्ट में ये परमानेंट क्योरेबल नहीं है डिजीज, जीन थेरेपी से भी। ठीक है, आपको बार बार ये थेरेपी जो है वो यूज करनी पड़ेगी। इसको अगर परमानेंटली क्योर करना है तो आपको इसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर ही क्योर करना पड़ेगा, मतलब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही जीन थेरेपी देनी पड़ेगी, तब ये परमानेंटली क्योर जो है वो आपको दे सकता है। तो ये था एक मैकेनिज्म कि किस तरीके से वेक्टर यूज करके रेट्रोवायरस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा हमारे पास वेक्टर, रेट्रोवायरस का यूज करा और हमने डिफेक्टिव जीन को जो है वो रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये परमानेंट क्योरेबल होता है एडल्ट्स में? नो, ये परमानेंट क्योरेबल नहीं होता है एडल्ट्स में। कब परमानेंट क्योरेबल होता है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हमें ये डिटेक्ट हो जाए तो हम जीन थेरेपी से इसको परमानेंट क्योर दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल तरीका था जीन थेरेपी को जो है वो लर्न करने का। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं। थैंक यू।